नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की जो लगभग 86 ईयर्स पहले 86 साल पहले शुरू हुई और आज तक जारी है। आज इस कंपनी में उस प्रमोटर की जिसने कंपनी को शुरू किया उसकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। तो इस कंपनी का नाम है नेस्को लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट में काम करती है, लेकिन ये रियल एस्टेट में जिस तरीके से अन्य कंपनियां काम करती हैं ये बिल्कुल उससे अलग है। इसका मॉडल एकदम अलग है। इसके अलावा ये इवेंट मैनेजमेंट टाइप के काम भी करती है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट भी इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। फूड एंड बेवरेजेस में भी ये काम करती है, लेकिन वहाँ भी इसका ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ और कारोबार इनके हैं। तो आखिर ये क्या कारोबार हैं सारे, एग्जैक्टली ये कंपनी क्या करती है, तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री की। तो जैसे मैंने बताया, कंपनी 86 साल पहले 1939 में स्थापित हुई और जेवी पटेल साहब एक गुजरात के बिजनेसमैन थे। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। उस समय इस कंपनी का नाम स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करता था और ये उस समय एक इंजीनियरिंग कंपनी ही थी। और जो इसके प्रमोटर थे इस कंपनी के, जेवी पटेल साहब, वो जो बीमार कंपनियां होती थी अपने क्षेत्र में उनको वो एक्वायर करते थे और उनको अपने बिजनेस में मर्ज कर लेते थे। तो इनको नाम दे दिया गया डॉक्टर ऑफ सिक यूनिट्स। कंपनी का आईपीओ 1958 में आया, 1958 में आया और ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। 1959 में इस कंपनी का नाम बदलकर न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी कर दिया गया। 1960 में जेवी पटेल साहब के जो सन थे सुमंत जे पटेल, उन्होंने गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी की स्थापना की, उसकी नींव डाली, जो बाद में जीएमएम फॉडलर करके बहुत पॉपुलर कंपनी बनी। सुमंत जे पटेल साहब जो हैं ये अभी तक टिल रिसेंटली वो इस कंपनी के यानी नेस्को के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हुआ करते थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। 1986 में रियल एस्टेट सेक्टर में इस कंपनी ने कदम रखा और रियल एस्टेट का मॉडल जैसे मैंने आपको बताया ये इनका बहुत ही अनूठा मॉडल है। 2001 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर नेस्को कर लिया, यानी कि वो जो पहले नाम न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करता था, तो रियल एस्टेट के बिज़नेस में आने के बाद इन्होंने जो नई रियलिटी यानी नया बिज़नेस था उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इसको नेस्को का नाम या न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी का नाम शॉर्ट फॉर्म करके नेस्को कर दिया गया। अब कंपनी में जेवी पटेल साहब जो इस कंपनी के फाउंडर थे उनकी तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। कृष्णा एस पटेल इस कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो जानते हैं इस कंपनी के कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो देखिए, इसके जो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो है रियल एस्टेट, एग्जीबिशंस, इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी। इनका एक इंजीनियरिंग डिवीज़न भी है और साथ ही साथ एक नया इन्होंने सेगमेंट शुरू किया है वे साइड अमेनिटीज़। तो एक एक करके हम ये सारे बिजनेस सेगमेंट्स को समझेंगे। आप पहले एक बात ये समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपनी इतनी पुरानी 1939 में इस कंपनी की नींव रख दी थी जेवी पटेल साहब ने और वो डॉक्टर ऑफ सिक कंपनीज कहलाते थे। तो उसी समय इन्होंने गोरेगांव जो है और उसके आसपास काफ़ी सारी ज़मीन ले ली और उस ज़मीन को अब ये लेवरेज कर रहे हैं, यानी कि उस ज़मीन को ही एक तरीके से ये बिल्डिंग बनाकर किराए पर दे रहे हैं और अन्य ये काम कर रहे हैं। पहला इनका सेगमेंट है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है और इस डिवीज़न को ये नेस्को रियल्टी का नाम देते हैं। यहाँ से इनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 50% 50% आता है और 2025 FY में इसमें 15.03% की पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़त हुई है। इनके पास टोटल 25 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें से 17.5 लाख स्क्वायर फीट जो है ये चार्जेबल एरिया यानी जिससे ये किराया वसूल कर सकते हैं। इन्होंने 2 IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरीके ITES से रिलेटेड 2 बड़े टावर बनाए हुए हैं और ये मुंबई के गोरेगांव में लोकेटेड और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और यहाँ पर जो रेल से, चाहे मेट्रो से, चाहे रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। ग्लोबली रेस्पेक्टेड नेम्स यहाँ पर अपने बिल्डिंग्स या अपने ऑफिसेस किराए पर लेते हैं। कुछ नाम इनमें से हैं HSBC, PwC, KPMG, ब्लैक रॉक, MSCI। नेस्को रियल्टी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो ऑफिसेज हैं उनमें ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने टेनेंट्स के लिए और ये अपने टेनेंट्स के साथ लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लीज़ के लिए और जिसमें रिन्यूअल का क्लॉज भी होता है। और पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, वहाँ पर
आते आते इनकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 100% हो गई थी। इससे इस बिज़नेस से इनको एक स्टेबल रेंटल इनकम भी आती। अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि ये कुछ कैपेक्स इस नेस्को रियल्टी में करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो इनका टावर 2 है उसको एक्सपेंड करेंगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाले वर्ल्ड क्लास ऑफिसेस बनाएंगे, उनको किराए पर देंगे। साथ ही साथ उसमें जो होटल है वो बनाएंगे जिसमें 732 कमरे और स्वीट्स होंगे। इसके अलावा ये सर्विस अपार्टमेंट्स भी बनाएंगे और वो उनकी संख्या 172 होगी। इनका जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, वो एग्जीबिशन से रिलेटेड है। तो ये एग्जीबिशंस के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। 70,000 स्क्वायर मीटर का इनके पास एरिया है। एसी हॉल है जिसमें खंबे नहीं हैं, और खंबे नहीं होने का कारण ये है कि आपको जो आपका व्यू ब्लॉक होता है किसी भी कारण से, वो ब्लॉक नहीं होता। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास लोकेटेड है और वहाँ से रेल, मेट्रो और रोड या एयरपोर्ट, वहाँ चारों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये जो है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन हॉल इनके पास है। इसके अलावा इनके पास सेलिब्रेशन हॉल भी है और बहुत सारे इवेंट्स जैसे इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का प्रीमियर और इस तरीके से जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस जो मुंबई में आयोजित होती हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, उनके लिए ये जगह बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ से इनका जो रेवेन्यू आया है पिछले साल वो 27% आया है, जो उससे पिछले साल के कंपैरिजन में 4% डाउन है। तीसरा सेगमेंट जो है ये इवेंट से रिलेटेड है। नेस्को इवेंट्स इस सेगमेंट को ये बोलते हैं। ये मुंबई का प्रोमिनेंट कल्चरल और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है और नवरात्रि का फेस्टिवल हुआ या कोई लाइव कंसर्ट हुआ या कोई भक्ति से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रम हुआ, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। फिर जो चौथा इनका सेगमेंट है वो है नेस्को फूड का। तो ये जितने भी इवेंट्स यहाँ होते हैं नेस्को सेंटर में, उसके लिए फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं। कुछ खुद के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और कुछ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है बड़ी बड़ी फूड कंपनीज से। तो ये कॉरपोरेट केटरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं, आउटडोर केटरिंग, वेडिंग, सोशल इवेंट्स, और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जाके खाना चाहें तो आप खा भी सकते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रेमाइसेस हैं वहाँ पर QSR रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। तो फूड वाले सेगमेंट से इनका जो रेवेन्यू है लगभग 16% आता है। नेक्स्ट इनका सेगमेंट है वो इंडा ब्रेटर करके इनका इंजीनियरिंग सेगमेंट है जो गुजरात में लोकेटेड है। हालांकि वो जो है बहुत ही लीगेसी बिजनेस है, यानी कि वो जो पुराने इनके जो दादा परदादा इस बिज़नेस को चलाया करते थे उसी बिज़नेस को ये चला रहे हैं। बहुत ही कम, लगभग 7% रेवेन्यू वहाँ से आता है। नेक्स्ट इनका जो सेगमेंट है वो वे साइड एमिनिटीज़ वाला सेगमेंट है। यहाँ पर इन्होंने जो कुछ एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ पर वे साइड एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए NHAI से टेंडर जीते हैं। ये जो हैं इस सेगमेंट के अंतर्गत जो एक्सप्रेस वेज पर फ्यूल और नॉन फ्यूल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो फ्यूल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ तो पेट्रोल और डीजल और गैस की अवेलेबिलिटी हुई। नॉन फ्यूल में ये मेंटेनेंस, गाड़ी की रिपेयर और मेंटेनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, डॉर्मेटरीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, साफ़ वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो अगर कोई व्यक्ति कुछ किराने का सामान लेना चाहे वो भी वहाँ ले सकता है। तो जो मोटल टाइप का जो कंसेप्ट होता है उसी तरीके का कंसेप्ट ये वे साइड एमिनिटीज़ है। हालांकि ये इन्होंने अभी जैसे मैंने बताया ये इन्होंने पिछले साल ही शुरू किया है। अब इनकी स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो इनकी देखिए, एक तो 86 साल से जो ग्रुप चल रहा है तो उसको ये तो पता है बहुत अच्छे से कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। फिर कंपनी जो है कैश रिच है क्योंकि किराया आता है और आपको जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, लिमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना आपको करना पड़ता है एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस में उतना ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो होता है वो ये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कैश रिच कंपनी है। नेट डेट तो होने का सवाल ही नहीं जब इतना कैश आ रहा है। तो फिर जो एट द हार्ट ऑफ मुंबई अगर कोई रियल एस्टेट हो तो आप ये समझ लीजिए उसका दिन पर दिन दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये इसमें हिडन वैल्यू जो इस कंपनी में है वो इसकी रियल एस्टेट की वैल्यू है। जो वीकनेस की बात करूं तो पहली बात ये कि जो चूँकि ये किराए पर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि लीजिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और आजकल ये फ्लेक्सिबल
जो वर्किंग स्पेस का कंसेप्ट चल रहा है। तो मान लीजिए किसी कारण से अगर कंपनीज ये डिसाइड करें कि भाई हम तो छोटी जगह या फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस जो है जिसमें किराए की लिमिटेशन नहीं होती है, कोई किराए की ड्यूरेशन की लिमिटेशन नहीं होती है, तो वहाँ हम अगर काम करना चाहें या वो मॉडल वो कंपनीज अपनाएं तो इनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो सेकंड वीकनेस है वो इकोनॉमिक डाउनटर्न के समय हो सकती है कि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न किसी कारण से आता है तो कंपनीज़ जो हैं वो अपने ऑफिस को छोटा कर लेती हैं या कुछ ऑफिस को बंद कर देती हैं या अपने स्टाफ को रिड्यूस कर देती हैं, तो भी इनको जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है कंपनीज़ को वो कम हो जाती है। तो इनके जो किराए की बेसिकली जो किराया आना है ना वो या तो बंद हो सकता है या ऑक्यूपेंसी कम हो सकती है। तो फिर क्या है कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके के बिजनेसेस आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईटी हुआ, वर्चुअल रियलिटी हुआ, तो इस तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्डिंग्स में आपको रखनी पड़ेगी। तो वहाँ जो है इनको लगातार अपग्रेडेशन अपनी फैसिलिटीज़ को करना पड़ेगा ताकि ये कंपटीशन में बने रहें। फिर एन्युटी टाइप का बिजनेस है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागेगा ना बहुत स्लो डाउन होगा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल चलती रहें तो फिर क्या है कि इस कंपनी की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, मतलब रेवेन्यू की प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। भाई आपका जो 50% धंधा है वो रियल्टी से आता है, वहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि भाई 5 साल तक आप रेवेन्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि कंपनीज़ ने आपसे 5 साल का करार कर रखा है। लेकिन उसके बाकी की जो सेगमेंट हैं जो एग्जीबिशन से रिलेटेड है या फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड है या इवेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आप सर्टेन कभी होते नहीं हो। हालांकि ये बात भी सच है कि मुंबई जैसे शहर में बिजनेस चलता ही रहेगा और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट कैप की बात करूँ तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज में आरओई है 16% का। डेट टू इक्विटी जैसे मैंने बताया वो 0 है। पी जो है वो 25 है, ठीक है, रीजनेबल है। 3 साल की सेल 29% क्यूमुलेटिव बढ़ी है। प्रॉफिट जो है 26% क्यूमुलेटिव बढ़ा है। प्रमोटर की होल्डिंग 69% है। एफआईआई की होल्डिंग जो है 5% है। डीआईआई की होल्डिंग 3% है, 3%, और पब्लिक के पास 23% है। और टोटल जो शेयर होल्डर्स की बात करूं तो लगभग 43-44 हज़ार शेयर होल्डर्स टोटल है और शेयर जो है हाईली इलिक्विड है। रिसेंटली इस शेयर में कुछ जून के बाद कुछ बढ़त भी आई है। ऑल इन ऑल में बात करूं तो कंपनी का स्टेबल सा बिजनेस है, एन्युटी टाइप का, हर साल किराया आने वाला है, तो उस तरीका का इनका बिजनेस है। इनकी जो मेजर वैल्यू है वो इनकी जो रियल एस्टेट होल्डिंग है वहाँ से आती है और ये कंपनी का फ़िलहाल पी जो है वो ठीक ठाक सा है। ऐसा लगता नहीं है कि अगर किसी गिरावट में इस शेयर को ख़रीदा जाए और अगर आप तसल्ली रख के बैठें तो इसमें कोई नुकसान होने के चांसेस दिखाई देते हैं। शेयर में ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। किस लेवल पे लेना है, किस लेवल पे बेचना है, इसका निर्णय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।